फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। चलिए पिछली क्लास से आगे चलते हैं। जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का चैप्टर आपका चल रहा था, उस चैप्टर के अंदर आपने डबल एंट्री सिस्टम की टर्म को समझ लिया था। डबल एंट्री सिस्टम मतलब कि आपके पास हर ट्रांजेक्शन के, हर बिजनेस इवेंट के टू एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो चलिए आज हम उससे आगे चलते हैं। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी कि जैसे एक डबल एंट्री सिस्टम होता है, वैसे ही एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है जिसके अंदर आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। मगर ये एक सिस्टम साइंटिफिक सिस्टम नहीं है, इसलिए इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करता है। मगर बहुत से लोग इस सिस्टम को यूज करते हैं, जैसे छोटे दुकानदार होते हैं, या कभी कभी हमारे डबल एंट्री सिस्टम के रिकॉर्ड्स कहीं मिसप्लेस हो जाते हैं या कहीं जल जाते हैं, तो हमें मेमोरी बेसिस पर सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू ये मेंटेन करना पड़ता है। तो अब आप सिंगल एंट्री सिस्टम को पढ़ते हैं कि क्या चीज है ये। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम of accounting is a system under which both aspects of transactions are not recorded in all the cases। यानी कि ये बोल रहा है कि सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि आप जितनी भी ट्रांजेक्शंस, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, उन सभी में डबल एस्पेक्ट्स होना जरूरी नहीं है। कुछ में हो भी सकता है और कुछ में नहीं भी हो सकता है। इन सम केसेस बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड, while in other either one aspect is recorded or a transaction is not recorded at all। या उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता, या फिर एक सिंगल साइड को रिकॉर्ड किया जाता है, या फिर उनके दोनों साइड्स को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ऐसा ट्रांजेक्शन जिसके अंदर हम डबल इंपैक्ट जरूरी नहीं है डालें, उन सिस्टम को अगर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं तो उस सिस्टम को हम सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। और जिसके लिए आपका एक पूरा चैप्टर भी है, जिसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। आप 11th क्लास के अंदर ही एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है, तो उस समय हम इसके अंदर डिटेल में बात करेंगे। आज बस एक डेफिनेशन के तौर पे हमने आपको ये बता दिया। तो चलिए और आगे बात करते हैं। इस जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो आपने कुछ डिटेल्स, टर्म्स को समझना है, उनको समझते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे आपको आने वाले चैप्टर्स में ज्यादा परेशानियां ना हो। तो पहली बात करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, जिसके बारे में मैं आपको बता भी चुका हूं। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एक ब्रॉड डेफिनेशन होती है, जिसको डिटेल में हम समझते हैं अभी। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in terms of money, transactions and events of a financial nature, analyzing, interpreting and communicating the results thereof to the users। यानी कि आप अकाउंटिंग को एक बहुत बड़ी बातें समझेंगे। जो अकाउंटिंग में लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या, ब्रॉड डेफिनेशन है। तो अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग को बेसिकली एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो लगातार चलने वाली है। जैसे जैसे आपके ट्रांजेक्शन बिजनेस में होते रहते हैं, अकाउंटिंग को हम फॉलो करते रहते हैं। तो अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले आप उस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तभी हम इसको रिकॉर्ड करने की बात करेंगे। और उस बिजनेस ट्रांजेक्शन होने के बाद हम ये पता लगाएंगे क्या इस ट्रांजेक्शन को क्या हम मनी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, तभी हम उसको अकाउंटिंग के अंदर लेके आएंगे और उसको फिर हम मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद, रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर जर्नल होता है, तो जर्नलाइजिंग के थ्रू हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने के लिए अकाउंटिंग में हमारे पास लेजर होता है, जिसके अंदर हम जर्नल से एंट्री लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को पोस्टिंग भी बोलते हैं। और फिर इन सारी ट्रांजेक्शंस को क्लासिफाई करने के लिए हमें ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शंस पता होने चाहिए। मतलब एक ग्रुप, यानी कि जैसे मान लीजिए राम से संबंधित जितनी भी चीजें होती है, वो एक साइड में एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर उसको हम ग्रुपिंग करके क्लासिफाई करते हैं।
जितनी भी चीजें कैश से संबंधित होती हैं उनको हम कैश अकाउंट में मेंटेन करते हैं, जितनी भी चीजें बैंक से संबंधित होती हैं उनको हम बैंक अकाउंट में मेंटेन करते हैं। तो इसको बोलते हैं क्लासिफाइंग। और उसके बाद हम इन सब चीजों को समराइज कर देते हैं, जितने भी सारे ट्रांजेक्शन हमारे पास हुए हैं, जितने भी हमने अकाउंट खोले हैं, उन सबको समराइज करके एक जगह पे हम रख देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। समराइज करना मतलब, तो हम ट्रायल बैलेंस के अंदर इनको समराइज कर लेते हैं, सारी चीजों को मेजरिंग मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, सारी चीजें मनी टर्म्स में की जाती हैं। और जो सारी चीजें फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, यानी कि हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं। तो समराइज करने के लिए हमारे पास ट्रायल बैलेंस भी है। उस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर हम उसको आगे अपनी फर्म का प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। और उन ट्रांजेक्शंस के बाद जो भी कुछ ट्रांजेक्शंस एक किसी पोजीशन को दिखाता है उसको हम बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे ये सारी चीजें एक जगह समराइज हो जाती है। और उसके बाद जैसे जैसे यूजर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको फिर एनालिसिस किया जाता है, और एनालिसिस के थ्रू, एनालिसिस करने के बाद उसको उनको कम्युनिकेट कर दिया जाता है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये इस पूरी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो अकाउंटिंग को एक छोटा टर्म ना समझे, एक ब्रॉड टर्म है। तो अकाउंटिंग के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। तो ये इसी डेफिनेशन से हमारे पास निकल के आता है एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। एट्रीब्यूट्स मतलब उसी डेफिनेशन में, उस वर्ड के अंदर ही सब कुछ इंक्लूड है। अकाउंटिंग का वर्ड दिमाग में आते ही हमारे पास बात आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। यानी कि फर्स्ट पार्ट है इसका, एट्रीब्यूट्स हैं कि आप जो भी ट्रांजेक्शंस फाइनेंशियल नेचर की होंगी, जो भी ट्रांजेक्शंस, जो भी इवेंट्स फाइनेंशियल नेचर की होंगी, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। उस ट्रांजेक्शन के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम मनी टर्म्स के अंदर मेजर करते हैं, और उसके बाद हम उसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, और लेजर के अंदर उसको क्लासिफाई करते हैं, और उसके बाद हम उसको ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के अंदर समराइज करते हैं, और फाइनली उसको एनालाइज करके अकॉर्डिंग टू द यूजर्स उसको इंटरप्रेट करते हैं और उनको कम्युनिकेट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें अकाउंटिंग के एक छोटे से वर्ड में इंक्लूड है। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं उसके। उसके बाद बात आती है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस मतलब अकाउंटिंग शुरू कहां से होती है और अकाउंटिंग खत्म कहां होती है, तो ये प्रोसेस है। तो प्रोसेस भी वही चीज दिखाती है जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में इंक्लूड है। तो यहां पर एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इस फ्लो चार्ट से हम अकाउंटिंग की प्रोसेस को समझ लेते हैं। जितने भी ट्रांजेक्शंस, जो अभी सारी बातें बताई थी, वही सारी अकाउंटिंग के प्रोसेस में इंक्लूड है। सारी चीजें जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शंस होती हैं, बिजनेस इवेंट्स होती हैं, उन चीजों को हम पहले रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं क्या वो फाइनेंशियल नेचर की है और उसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है, तो हम उसको वहां पर मेजर करते हैं, और उसके बाद उनको लेजर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। लेजर हमारे पास कई तरह के लेजर होते हैं, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल हमारे पास बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और जनरल प्रॉफिट। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में अब यहां बात करते हैं कि जितनी भी तरह की कैश ट्रांजेक्शंस होती हैं, कैश या बैंक से संबंधित जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती हैं, उसको हम कैश जर्नल या कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जितनी भी ट्रांजेक्शंस हमारी क्रेडिट परचेज होती हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली, उसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली को हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास जो आपने माल परचेज किया है उसको अगर आप रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आप उसको रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर आप जो आपने सेल्स किया है, अगर आपके पास वो सेल्स वापस आ जाती है, रिटर्न आ जाती है, तो भी आप उसको सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही दो और बुक हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। एक और बुक का नाम है जनरल प्रॉफिट, यानी कि जो चीजें, जो ट्रांजेक्शंस इन सारी बुक से रिलेटेड नहीं होती, यानी कि वो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, बैंक ट्रांजेक्शन नहीं है, क्रेडिट परचेज ऑफ
गुड्स ऑनली नहीं है, क्रेडिट परचेज ऑफ सेल, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ऑनली नहीं है, परचेज रिटर्न नहीं है, सेल्स रिटर्न नहीं है, तो उसको हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर देते हैं। अब बात आई है, दो और बुक्स हैं यहाँ पर जो नाम दिखाई दे रहा है, जिनका नाम है बिल्स रिसीवेबल बुक्स और बिल्स पेबल बुक। तो बिल्स रिसीवेबल बुक या बिल्स पेबल बुक का मतलब यह है कि जो भी चीजें आप बेचते हैं किसी कस्टमर को, या जो भी चीजें आपको सप्लाई की जाती हैं किसी सप्लायर की, तो उनसे रिलेटेड जो पेमेंट होती है, आप या तो उसको कैश में दे देंगे या फिर बैंक से चेक के थ्रू दे देंगे। मगर एक और तरीका होता है उसको पे करने का, कि हमने एक कमिटमेंट के थ्रू उसको आगे डेट दे दी और एक बिल्स के रूप में उसको साइन करके दे दिया कि ये जो पैसा है आपको 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मिल जाएगा, जैसा भी उस वाले बिल के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। तो ये जो चीजें होती हैं वो बिल्स पेबल या बिल्स रिसीवेबल के रूप में होती है। अभी आप इसको ज्यादा डिटेल में ना समझते हुए बस ये समझ लीजिए, एक ऐसा चेक जो पोस्ट डेटेड है, बाद का है, जिस समय आपने माल लिया या दिया है, उसकी एक कमिटमेंट के रूप में आपने एक पोस्ट डेटेड चेक के रूप में उसको दे दिया है। मगर ये चेक नहीं होता है, इसकी डिटेल के लिए एक पूरा चैप्टर आपकी बुक में है, जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से आप पढ़ेंगे। तो उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे। बस आपको ये समझना है कि ये एक चेक की तरह है, जो पोस्ट डेटेड चेक की तरह है, जो बाद में पेमेंट मिलती या हम करते हैं। तो इसका मतलब जो कैश या बैंक से रिलेटेड एंट्रीज है उसको कैश बुक में, जो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड एंट्री है उसको परचेज बुक में, जो क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड एंट्री है वो सेल्स बुक में, जो परचेज रिटर्न और जो परचेज सेल्स रिटर्न से रिलेटेड है वो इन दोनों बुक्स में, और बिल्स से रिलेटेड जो भी एंट्री है, बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल, वो दोनों इन बुक्स में। और इनके अलावा जो भी एंट्री बच जाती है उसके लिए हम एक जनरल प्रॉपर खोल लेते हैं। यानी कि इन सब एंट्रीज, इन सब बुक के अंदर जो भी एंट्रीज आनी है, उस एंट्रीज के अलावा, उन एंट्रीज के अलावा जो भी एंट्रीज हैं वो जनरल प्रॉपर में आ जाएंगी। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो अब जनरल प्रॉपर में क्या आता है वो बताते हैं। इन सब के अलावा कौन सी एंट्री थी वो बताते हैं। इन सब के अलावा एक एंट्री होती है, लाइक डेप्रिसिएशन आपने लगाना है किसी असेट पे। तो डेप्रिसिएशन अगर असेट पे लगाना है तो इन बुक्स में से कोई भी बुक में नहीं आएगा, क्योंकि ना तो वो कैश में पेमेंट हो रही है, ना बैंक से पेमेंट हो रही है, ना वो परचेज है, ना सेल्स है, ना सेल्स रिटर्न है, ना परचेज रिटर्न है, ना ही वो किसी बिल से संबंधित होती है। तो वो किससे कहां पर रखी जाएगी, वो जनरल प्रॉपर में रखी जाएगी। तो ये एक छोटी सी टेंशन मैंने आपको बताई जो जनरल प्रॉपर में दिखाई देगी। और भी जो चीजें बिल्स पेबल या बिल्स रिसीवेबल बुक से संबंधित है, आपके कोर्स में बिल्स रिसीवेबल बुक या बिल्स पेबल बुक नहीं मेंटेन करनी है, तो इसका मतलब बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल से रिलेटेड जितनी भी एंट्री है उसको आप जनरल प्रॉपर में ही मेंटेन करेंगे। तो ये तो बात हुई रिकॉर्डिंग की, यानी कि आपके पास रिकॉर्डिंग के लिए बहुत सारे नाम से जर्नल उपलब्ध हैं। आप स्टार्टिंग में खाली एक प्लेन जर्नल पढ़ेंगे, उसके बाद ये सारे डिटेल और भी पढ़ेंगे, और इन सारे जर्नल से जो एंट्रीज होती हैं वो फाइनली लेजर के अंदर पोस्ट कर दी जाती हैं। और लेजर के अंदर पोस्टिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग टर्म्स में, उसको हमने जो एक ग्रुप की एंट्री थी, एक रिलेटेड ग्रुप से एंट्री जितने भी रिलेटेड थी, उसके लिए हम एक पर्टिकुलर अकाउंट खोल लेते हैं जिसको एक लेजर बोला जाता है। तो लेजर के अंदर एंट्रीज को चढ़ाने का एक पर्टिकुलर टर्म होती है अकाउंटिंग की भाषा में, उसका नाम है पोस्टिंग। तो पोस्टिंग इन लेजर हम करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, यानी कि आपने जितनी भी चीजें, जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की हैं वो तो एक जर्नल के अंदर आ चुकी हैं, मगर आपको इन सब चीजों के हिसाब से अगर देखना है कि आपने एक पर्टिकुलर सप्लायर से या एक पर्टिकुलर कस्टमर से या कैश से संबंधित या बैंक से संबंधित या फिर सेल्स रिटर्न से संबंधित ये सारी चीजें कितनी बार इकट्ठी की हैं, तो आपको ये सारी चीजें एक जगह समराइज करनी पड़ती हैं, जिसका नाम होता है लेजर पोस्टिंग। तो लेजर के अंदर आप उनको समराइज करके लिख देते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी क्लासिफाई करके लिख देते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपने जर्नल में मेंटेन करी, फिर आपने लेजर में मेंटेन करी क्लासिफाई करने के लिए, उसके बाद इन सब चीजों को आप समराइज करने के लिए एक जगह पे मेंटेन कर देते हैं। यानी कि आपके पास समराइजेशन के अंदर, समराइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
हम एक ही जगह पे बना लेते हैं, तो इसका नाम एक ही नाम रखा जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कंपनीज के केस में इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोला जाता है। तो चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, इन सभी फर्मों के अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जिसका नाम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है इन केस ऑफ कंपनी। और उसके बाद आप समराइजिंग की प्रोसेस के अंदर बैलेंस शीट को भी बनाते हैं, यानी कि जो भी चीजें आपके खर्चे हो जाते हैं या जो भी आपके इनकम से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, जो भी कंसीडर आपको प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से करना है, वो आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चढ़ा देते हैं। और आपका जो स्टेटस दिखाई देगा कि आपके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी आपके कैपिटल चल रही है, वो सारी पोजीशन एक पर्टिकुलर डेट पर बैलेंस शीट के अंदर दिखाई देगी, जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के रूप में उस समय पढ़ ली थी। उसके बाद इन सारी चीजों को जो आपने समराइजिंग में की है, इसको हम अकाउंटिंग की भाषा में फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। इन फाइनल अकाउंट्स को अकॉर्डिंग टू द यूजर्स, जैसे जैसे लोग यूजर्स होते हैं उनके, कोई एम्प्लॉय है, कोई आउटसाइडर है जो कस्टमर है हमारा, एक वुड बी कस्टमर भी होते हैं जो हमारे कस्टमर बनने वाले, या कोई सप्लायर है, ये सारे लोग कंपनी से किसी न किसी तरह से जुड़े होते हैं, या गवर्नमेंट है, टैक्स अथॉरिटीज हैं, तो उनको भी कंपनी के अकाउंट्स में कुछ इंटरेस्ट होता है। तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से इसको एनालिसिस किया जाता है और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको इंटरप्रेट किया जाता है, उनको कम्युनिकेट किया जाता है। तो इससे यूजर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन सब चीजों को पढ़ने का मौका और समझने का मौका मिल जाता है। तो ये सारे काम अकाउंटिंग की प्रोसेस में आते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं इनको। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग refers to the sequence of accounting procedures for recording, classifying and summarizing transactions. Recording is the process of entering the financial transactions in the books of original entry. जर्नल रिकॉर्डिंग का प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है? जर्नल से। जर्नल को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। इन द क्रोनोलॉजिकल मैनर, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज, यानी कि जैसे जैसे ट्रांजेक्शंस हो रही हैं उन ट्रांजेक्शंस को आप उसी डेट के हिसाब से लिखते हैं, जैसे जैसे जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हुई है। अगर कोई ट्रांजेक्शन आज हुई है तो आज लिखेंगे, और उसके बाद अगर कोई ट्रांजेक्शन कल हुई है तो उसको उसके बाद लिखा जाएगा, और उसके बाद होने वाली उसके बाद। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन बीच में अलग डेट की या कोई भी डेट की हम पहले नहीं लिख लेते, सिर्फ और सिर्फ हम उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही मेंटेन करते हैं। तो जनरल एक अकाउंटिंग का एक प्रोसेस होता है, सबसे पहला प्रोसेस होता है जहां पर हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। Classifying is the process of posting of entries in the ledger so that the transactions of similar nature are accumulated at one place. उसके बाद हम उसको पोस्टिंग किया जाता है उन सारी ट्रांजेक्शंस को लेजर के अंदर, जिससे जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शंस होती हैं वो एक प्लेस पे दिखाई दे। एंड समराइजिंग इज कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अभी जैसे बताया, समराइजिंग का मतलब होता है कि कंपनी की, फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, सच एज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। या तो वो इनकम स्टेटमेंट के रूप में यानी कि पीएनएल अकाउंट के रूप में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में, या फिर आपके बैलेंस शीट के रूप में दिखाई देगा। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। और फाइनली अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग का प्रोसेस आ जाता है, और जिसको हम अकॉर्डिंग टू द यूजर्स कम्युनिकेट कर देते हैं। इस तरह से आपका अकाउंटिंग प्रोसेस का जो पार्ट है वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो अगली क्लास में बाकी हम टॉपिक पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं आप